जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आर गुप्ता पब्लिकेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड पार्ट से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। उसके आगे के क्वेश्चन आज इस सीरीज में हम पूरा करेंगे। दोस्तों, ये पार्ट 3 है आपका। चलिए शुरू करते हैं। आइए, आज एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड पार्ट में जो 200 क्वेश्चंस दिया हुआ है उसका 100 क्वेश्चन हो चुका है। 101 से आज दोस्तों 200 तक हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं 101 से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक छात्रावास पाठ्येतर गतिविधियों और शौक को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाता है? हॉस्टल की बात हो रही है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई तथा जो वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके शौक को बढ़ाने के लिए क्या भूमिका निभाता है हॉस्टल? ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन देखिए, छात्रों को पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने से हतोत्साहित करना। ये गलत बात है दोस्तों। ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। विभिन्न शौक रुचियों के लिए सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराना। ये ऑप्शन आपका बहुत अच्छा है दोस्तों, यही आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए केवल लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबंधित करना है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चुनिंदा शब्दों पे ध्यान देना है। ठीक है, जो निगेटिविटी का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हों, वो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए 102 पे आते हैं दोस्तों। एक छात्रावास को रख रखाव और स्वच्छता के मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है नियमित रख रखाव और साफ सफाई कार्यों की उपेक्षा करना। चलिए इसका ऑप्शन बी देखते हैं, उपेक्षा नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन है आपका, छात्रों के रख रखाव कार्यों को स्वयं संभालने के लिए प्रोत्साहित करना। ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। चलिए थर्ड देखते हैं, सी, नियमित रख रखाव जांच करना और छात्रों को स्वच्छता अभियान में शामिल करना। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ठीक है, साफ सफाई की क्या होनी चाहिए, रख रखाव की नियमित जांच होनी चाहिए और स्वच्छता अभियान में भी बच्चों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 103। एक छात्रावास निवासियों के बीच गोपनीयता और व्यक्तिगत स्थान से संबंधित चिंताओं को कैसे दूर कर सकता है? आपका ऑप्शन ए है, छात्रावास जीवन के लिए छात्रों की गोपनीयता संबंधी चिंताओं को अप्रासंगिक मानना। ऑप्शन बी है, छात्रावास के भीतर निरंतर निगरानी और निगरानी को प्रोत्साहित करना। दोस्तों ये ऑप्शन देखिए थोड़ा सा डाउटफुल है। चलिए सी वाला देख लेते हैं, सभी छात्रों को बिना किसी साझाकरण विकल्प के निजी कैमरे उपलब्ध कराना। निजी तो सबको नहीं हो सकता। ठीक है, डी ऑप्शन है, छात्रों के व्यक्तिगत स्थान का सम्मान करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और सीमाएं निर्धारित करना। 103 का डी दोस्तों, ये ऑप्शन आपका सही है। गोपनीयता की बात हो रही, व्यक्तिगत स्थान की बात हो रही, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104। एक छात्रावास अपने निवासियों के लिए शैक्षणिक सहायता की सुविधा प्रदान करने में क्या भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए है, शैक्षणिक संसाधनों और सामग्रियों तक सीमित पहुंच प्रदान करना, नियमित अध्ययन समूहों और शिक्षण सत्रों का आयोजन करना। ऑप्शन सी है, छात्रों को शैक्षणिक सहायता प्राप्त करने में हतोत्साहित करना। ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, छात्रों को कक्षाओं और शैक्षणिक जिम्मेदारियों को छोड़ने की अनुमति देना। छोड़ने की बात नहीं, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नियमित अध्ययन समूहों और शिक्षण सत्रों का आयोजन करना। ठीक है, कंटिन्यू पढ़ाई लिखाई जारी रहनी चाहिए। ठीक है, 105। एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? 105 का ए ऑप्शन है, सभी कार्यों और निर्णयों के लिए छात्रावास के कर्मचारियों और निर्भरता को प्रोत्साहित करना। 105 का ऑप्शन नंबर ए आपका देखिए हो गया। अब ऑप्शन बी देखते हैं, कठोर कार्यक्रम लागू करना और छात्रों की गतिविधियों को सूक्ष्म प्रबंधन करना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी है, छात्रों को उनकी दैनिक दिनचर्या और निर्णय लेने की जिम्मेदारी लेने की अनुमति देना। यही बात एकदम करेक्ट है। देखिए स्वतंत्रता की बात हो रही, आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, दिनचर्या और निर्णय लेने की जिम्मेदारी की अनुमति देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 106। ओके एवरीवन,
एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच प्रभावी संघर्ष समाधान कैसे सुनिश्चित कर सकता है? ऑप्शन ए है दोस्तों, संघर्षों की शीघ्रता से सुलझाने के लिए आक्रमण टकरावों को प्रोत्साहित करना। गलत है। ये लड़ाई झगड़ा की बात कर रहा है, प्रोत्साहित करने की, गलत बात। झगड़ों को नज़रअंदाज करना, ये भी गलत हो जाएगा। समाधान खोजने के लिए मध्यस्थता और संचार की सुविधा प्रदान करना। 106 का सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब 107 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक छात्रावास को अनुकूल और व्याकुलता मुक्त अध्ययन वातावरण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए ऑप्शन ए दिया, अध्ययन केंद्रों में तेज संगीत शोर की अनुमति देना। ये तो होना है ही, ठीक है, ये काम होता नहीं वहाँ पे। बोल रहा है संगीत गाना बजाना शोर करने की अनुमति देना, ठीक है, गलत है। छात्रों को समान क्षेत्रों में पढ़ने के, ये देखिए यहाँ पे भी गलत हो गया। न्यूनतम व्यवधान के साथ शांत और निर्दिष्ट अध्ययन स्थान प्रदान करना। दोस्तों ये ऑप्शन आपका सटीक है, ठीक है। कम से कम क्या हो, बाधा व्यवधान हो, शांत तथा निर्दिष्ट अध्ययन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति देना अध्ययन के समय। अब बताइए, ये गलत हो गया, सी आपका सही है। 108, एक छात्रावास रूममेट अनुकूलता संबंधित मुद्दों का समाधान कैसे कर सकता है? रूममेट की बात हो रही, अनुकूलता संबंधित मुद्दों, ठीक है। ऑप्शन ए, रूममेट के झगड़ों को नज़रअंदाज करना और उम्मीद करना कि वे खुद ही इसका समाधान निकाल लेगा। बी ऑप्शन, अनुकूलता पर विचार किए गए छात्रों को कमरे साझा करने के लिए मजबूर करना। मजबूर तो बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, ठीक है। देखिए ये भी गलत है आपका। सी है, खुले संचार को प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल। यदि आवश्यक हो तो कमरे में बदलाव की सुविधा प्रदान करना, ये भी हो सकता है करेक्ट, ठीक है। यहाँ हतोत्साहित आ गया, इसलिए ये सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 109, एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाता है? स्वच्छता संबंधी मुद्दों की उपेक्षा करना और इसका प्रबंधन छात्रों पर छोड़ देना। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, छात्रों पर नहीं छोड़ना। सख्त स्वच्छता नियमों को लागू करना, अनुपालन न कर जुर्माना नहीं लगाना, ठीक है। सी ऑप्शन देखिए, छात्रों की सुविधा के लिए नियमित साफ सफाई और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना, ठीक तो है ये दोस्तों, ठीक है। यही ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। यहाँ पे हतोत्साहित लिखा है इसलिए ये गलत हो जाएगा डी वाला, ठीक है। चलिए 110 पे आते हैं। एक छात्रावास को परीक्षा अवधि या तनावपूर्ण शैक्षिक अवधि के दौरान अपने निवासियों की भलाई और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? ऑप्शन ए है, छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की उपेक्षा करें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को रॉन्ग कर देगा ये, ठीक है, उपेक्षा की बात ही नहीं हो सकती दोस्तों। बी देखते हैं, विशेष रूप से तनावपूर्ण अवधि के दौरान परामर्श और सहायता की सेवा प्रदान करना, एकदम सही है दोस्तों, ठीक है। सहायता सेवा और ये परामर्श, ये पॉजिटिव थिंग है। चलिए 111, एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच मित्रता और सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाता है? 111 का ए ऑप्शन, अलगाव को प्रोत्साहित। दोस्तों गलत हो गया, ये तुरंत गलत हो गया, ठीक है। बी है, जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने के लिए सामाजिक कार्यक्रमों गतिविधियों का आयोजन करना। तो 111 का बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। देखिए सीमित अवसर, ये भी गलत कर दिया, यहाँ फिर से उपेक्षा आ गया, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। समय को भी बचाएंगे हम ज़्यादा। दोस्तों नज़र हमारी एकदम तेज होनी चाहिए, क्वेश्चन में निगेटिव टर्म्स जहाँ दिखे तुरंत क्रॉस करिए उसको, ठीक है। 112, एक छात्रावास छात्रों के समय प्रबंधन कौशल को बढ़ाने में कैसे योगदान दे सकता है? ए है, समय प्रबंधन संबंधी चिंताओं को नज़रअंदाज करना या मान लेना कि छात्र इसे स्वयं संभाल लेगा। गलत है दोस्तों, छात्र नहीं संभाल पाएगा। सीमित लचीलेपन के साथ सख्त कार्यक्रम प्रदान करना, ये भी उचित है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है दोस्तों। देखिए समय प्रबंधन कौशल की बात हो रही है, सीमित लचीलेपन के साथ सख्त कार्यक्रम, नो 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 नो, सख्त नहीं। चलिए सी देखते हैं, छात्रों को अपने स्वयं के शेड्यूल और प्राथमिकताओं के प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करें, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है एकदम से। चलिए अब आते हैं 113 नंबर पे।
एक छात्रावास अपने निवासियों के माता पिता या अभिभावकों के साथ प्रभावी संचार कैसे सुनिश्चित कर सकता है? ऑप्शन देखिए, ए गोपनीयता बनाए रखने के लिए माता पिता के साथ किसी भी तरह के संचार से बचना। ये तो गलत बात है दोस्तों, ठीक है। गोपनीयता और माता पिता और बचना, बातचीत क्लियर मत नहीं करना, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, कोई भी काम गलत कर रहे हो तो सारी चीज़ें स्पष्ट और खुल के माँ बाप से जो है करना चाहिए बातचीत, ठीक है। बी है छात्रों की गतिविधियों और प्रगति पर नियमित अपडेट और रिपोर्ट प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, गतिविधियां और प्रगति पर नियमित रिपोर्ट सही है दोस्तों, 100%, ठीक है। देखिए, ये देखिए, पूर्व सूचना आने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, ये गलत है, ये ऑप्शन बी सही है, ठीक है। 114, एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाने देने में कैसे योगदान दे सकता है? हॉस्टल की बात हो रही है और वहाँ जो बच्चे निवास करते हैं उनके लिए कह रहा है कि हॉस्टल कैसे बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी को भावना को बढ़ाने में योगदान दे सकता है। ऑप्शन ए है पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर किसी भी चर्चा को हतोत्साहित, गलत। ऊर्जा बचत प्रथाओं और बर्बादी की कमी के प्रयासों की अपेक्षा, ये भी गलत, ठीक है। 114 का भी गलत हो जाएगा। सी देखिए, पर्यावरण अनुकूल अभियान आयोजित करना, हाँ। रिसाइकलिंग पहल को लागू करना है, सही है, ठीक है। बल दिए बिना असीमित संसाधन उपलब्ध कराना, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 115, एक छात्रावास को गोपनीयता और गोपनीयता से संबंधित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो दोस्तों, छात्रों की सहमति के बिना उनकी व्यक्तिगत जानकारी साझा करना। 115 ये गलत है। देखिए, बिना सहमति की कोई काम नहीं होगा। छात्रों के एक दूसरे की निजी जगहों पर अतिक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करना, नो, वेरी बैड हैबिट दोस्तों, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी देखते हैं, गोपनीयता प्रोटोकॉल स्थापित करना और छात्रों के गोपनीयता अधिकारों का सम्मान करना, यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक छात्रावास को व्यक्तिगत सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? एक 116 का ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, ऑप्शन ए, सुरक्षा चिंताओं को नज़रअंदाज करना और यह मान लेना कि छात्र इसे स्वयं संभाल लेगा। दोस्तों 116 का ये गलत हो जाएगा, ठीक है। छात्रों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा था? अच्छा, एक बार और दिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन, देखिए। एक छात्रावास को व्यक्तिगत सुरक्षा और सुरक्षा संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? हॉस्टल को सुरक्षा के लिए जो बच्चों में चिंता है उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो ऑप्शन आपका देखिए बी यहाँ पे सही हुआ है। छात्रों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराना। चलिए 117 नंबर का क्वेश्चन, एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच सांस्कृतिक जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाता है? दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन है, छात्रों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों और संघर्षों को नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज नहीं करना। सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के आधार पर रूढ़िवादिता और भेदभावपूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहित करना, भेदभाव नहीं करना है। चलिए सी ऑप्शन देख लेते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्योहारों और विविधता कार्यशाला का आयोजन करना, ये ऑप्शन सही है, सी वाला, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 118 नंबर पे अब आते हैं। एक छात्रावास छात्रों के शारीरिक और मानसिक कल्याण में कैसे योगदान दे सकता है? यहाँ पे ऑप्शन है अनियमित नींद पैटर्न, खराब खान पान जैसी अस्वास्थ्यकर जीवन शैली की आदतों को प्रोत्साहित करना, गलत हैबिट को बोल रहा है, बेकार खाने को, सोने को गलत समय पे, इसको प्रोत्साहित करने, ये गलत है। बी है मनोरंजक सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। 118 का बी सही है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, शारीरिक और मानसिक कल्याण, तो उसको क्या मनोरंजक सुविधाएं, तो मानसिक तौर पे खुश रहेगा दोस्तों और फिजिकल खेलेगा कूदेगा। चलिए अब आते हैं 119 पे।
एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच पर्यावरण जागरूकता और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? ऑप्शन ए है व्यर्थ प्रथाओं और अत्यधिक संसाधन खपत को प्रोत्साहित करना। 119 का ए ऑप्शन हो गया। अब बी देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। चलिए बी देखिए, पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित किसी भी चिंता की उपेक्षा करना, ये भी गलत है। आगे जागरूकता अभियान आयोजन करना और पर्यावरण अनुकूल पहलों को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है फ्रेंड्स। 120 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाने के लिए छात्रावास को क्या उपाय करने चाहिए? देखिए ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अन्य निवासियों से अलग करना। बी ऑप्शन है छात्रावास कर्मचारियों के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम संवेदनशीलता प्रशिक्षण प्रदान करना। सी है अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की ज़रूरतों और चिंताओं को नज़रअंदाज करना, ये तो होगा ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अपनी सांस्कृतिक पहचान व्यक्त करने में हतोत्साहित, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों 120 का जो सही हो जाएगा बी वाला। ठीक है, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम संवेदनशीलता प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है। 121 दोस्तों, एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच जिम्मेदार सोशल मीडिया उपयोग और डिजिटल शिष्टाचार को कैसे बढ़ावा दे सकता है? ऑप्शन ए है बिना किसी दिशा निर्देश के सोशल मीडिया तक असीमित पहुंच प्रदान करना, गलत। छात्रों को पूरी तरह से सोशल मीडिया का उपयोग ये भी गलत है दोस्तों, पूरी तरह से मना भी नहीं करना बच्चों को। ठीक है। सी देखिए, छात्रों को जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता के बारे में शिक्षित करना और उपयोग के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। 122 एक छात्रावास को पाठ्येतर गतिविधियों और शौक में छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए सख्त नियम तो नहीं लागू करना, ये गलत कर देगा तुरंत। देखिए हतोत्साहित है, ये भी गलत कर देगा। ठीक है। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं, सी वाला इसका। चलिए सी देखिए क्या दिया हुआ है दोस्तों, 122 नंबर है। ठीक है। चलिए देखिए 122 का सी ऑप्शन, विभिन्न शौक रुचियों के लिए सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराना। तो दोस्तों यही आपका सही है। ठीक है। जो शौक है जैसे खेलने कूदने का, तो उसको चेस भी चाहिए, बैडमिंटन चाहिए, तो उसको संसाधन उपलब्ध कराना। ठीक है। चलिए क्रिएटिव है तो उसको आर्ट से संबंधित चीज़ें दो। 123 एक आधुनिक छात्रावास में निवासियों के लिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? 123 का बी सही होना चाहिए। ठीक है। सीसीटीवी कैमरे और बायोमेट्रिक एक्सेस सिस्टम, कौन आ रहा है कौन जा रहा है और कैमरे लगे होने चाहिए। ये आधुनिक की बात हो रही दोस्तों, आधुनिक छात्रावास। ठीक है। चलिए 124 पे आते हैं अब। एक आधुनिक छात्रावास टिकाऊ प्रथाओं और पर्यावरण संरक्षण का समर्थन कैसे कर सकता है? 124 का आपका दोस्तों देखिए यहाँ पे, छात्रों को सुविधा के लिए डिस्पोजल वस्तुओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गलत है। अब रोज डिस्पोजल कहाँ से आएगा, ठोक है दोस्तों, डेली का काम है। निवासियों को एकल उपयोग प्लास्टिक की बोतलें बैग प्रदान करना, नो। सी देखिए, रिसाइकलिंग कार्यक्रम को लागू करना और ऊर्जा कुशल प्रथाओं को बढ़ावा देना। 124 का दोस्तों यही सही होना चाहिए, सी। ठीक है। यहाँ पे देखिए उपेक्षा लिखा, ये गलत हो जाएगा। 125 एक छात्रावास कर्मचारियों और निवासियों के बीच संचार को सुविधाजनक बनाने में प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभाती है? यहाँ टेक्नोलॉजी। ठीक है। चलिए ऑप्शन है देखिए, सभी संचार के लिए पूरी तरह से आमने सामने की बातचीत पर निर्भर रहना, नियमित अपडेट और पूछताछ के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप का उपयोग करना, गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी भी प्रौद्योगिकी संबंधी संचार से बचना। डी है छात्रावास के कर्मचारियों और निवासियों के साथ बातचीत, ये गलत कर दिया, तुरंत गलत हो गया। ठीक है। 125 का आपका यहाँ पे दोस्तों देखिए, नियमित अपडेट पूछताछ के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप का उपयोग, ये ठीक है। ठीक है। संचार की बात हो रही है, सुविधा, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा दोस्तों। जो किताब अच्छे से स्टडी कर लिया उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है। आइए 126 एक आधुनिक छात्रावास छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को प्रभावी ढंग से कैसे संबोधित कर सकता है? ऑप्शन ए है परामर्श सेवाओं तक सीमित पहुंच प्रदान करना। अब देखिए 126 का बी देखते हैं।
तनाव उत्पन्न करने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करना। तनाव वाले क्यों करोगे भाई? मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुली चर्चा को प्रोत्साहित करना, परामर्श सहायता प्रदान करना। ये ऑप्शन आपका सही है, सी। ठीक है दोस्तों। डी देखिए, एक आधुनिक छात्रावास में छात्रों के जीवन अनुभव को बढ़ाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? देखिए, एक आधुनिक छात्रावास में छात्रों के जीवन अनुभव को बढ़ाने के लिए किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है? देखिए, ए ऑप्शन हाई स्पीड इंटरनेट वाईफाई कनेक्टिविटी। 127 पे ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों बढ़िया है ऑप्शन। ठीक है, धीमा नहीं चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित, ये भी नहीं है पूरी तरह से सही बात। उपेक्षा, तो यही सही है आपका। ठीक है, क्वेश्चन पे नज़र होनी चाहिए। ठीक है, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। चलिए 128, एक आधुनिक छात्रावास अपने निवासियों के बीच समुदाय और सहयोग की भावना को कैसे बढ़ावा दे सकता है? देखिए, ऑप्शन ए प्रोत्साहित, बढ़िया बात है। ठीक है दोस्तों, अलगाव को नहीं करना, लेकिन ये गलत हो गया। छात्रावास निवासियों के लिए ऑनलाइन बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया समूह का आयोजन करना। नहीं हो सकता, इससे बेहतर ऑप्शन खोजते हैं। ठीक है, चलिए सी देखिए, छात्रों को समुदाय निर्माण गतिविधियों में भाग लेने से हतोत्साहित। गलत। साझा स्थानों को लागू करना और समूह कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन करना। ये ऑप्शन आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए 129, एक आधुनिक छात्रावास प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग कर सकता है? तो ऑप्शन ए केवल, गलत हो गया। कमरे के आवंटन और बिलिंग जैसे कार्यों के लिए छात्रावास प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। 129 का बी, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ये बचना बता रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से बचना, ये गलत है। चिंतक की उपेक्षा करना, ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, बी सही है। चलिए 130 पे आते हैं। एक आधुनिक छात्रावास विविध पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए एक समावेशी और स्वागत योग्य वातावरण कैसे सुनिश्चित कर सकता है? ऑप्शन ए है दोस्तों, छात्रों को उनकी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के आधार पर अलग करना। नहीं अलग करना। छात्रों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों और संघर्षों को नज़रअंदाज करना। ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, नज़रअंदाज, अलग। ठीक है, सी देखिए, विविधता कार्यशालाओं का आयोजन करना और अंतर सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देना। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला। ठीक है दोस्तों। 131, एक आधुनिक छात्रावास में छात्र सहभागिता और सामुदायिक निर्माण को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया क्या भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे पहला, छात्रों को व्यक्तिगत कारणों से सोशल मीडिया का उपयोग करने से हतोत्साहित। नहीं, गलत। केवल आ गया, ये भी गलत। सी देखिए, छात्रों को ऑनलाइन चर्चाओं और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। बढ़िया है। 131 का दोस्तों सी सही है। यहाँ पे उपेक्षा है, इसलिए गलत है। ठीक है, चलिए 132 पे आते हैं। एक आधुनिक छात्रावास निवासियों की सुविधा बढ़ाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कैसे कर सकता है? हॉस्टल जो वहाँ बच्चे रहते हैं, ठीक है, उनके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन की बात हो रही है, तो उपयोग कैसे कर सकता है? देखिए, ऑप्शन ने देखिए, पारंपरिक तरीके को बनाए रखने के लिए मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल से बचना, तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, बी देखिए, कमरे के आरक्षण रख रखाव अनुप्रयोग फीडबैक के लिए मोबाइल ऐप प्रदान करना। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हतोत्साहित है यहाँ पे, उपेक्षा है, तो यहाँ बी आपका सही है। चलिए 133 का देखिए, एक छात्रावास के संदर्भ में आवासीय महाविद्यालय क्या है? विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक छात्रावास। बी है, एक छात्रावास जो केवल छुट्टियों के दौरान आवास प्रदान करता है। ये गलत है। 131 का दोस्तों ये गलत है, दोनों ऑप्शन आपका। अगला देखते हैं सी वाला क्या दिया। एक विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान से संबद्ध छात्रावास जो रहने और सीखने के का एक गहन अनुभव प्रदान करता है। ये सही है दोस्तों। ठीक है, आपका 133 का क्या हो जाएगा? सी। आइए 134 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थीम्ड छात्रावास को नियमित छात्रावास से अलग करता है। क्या अलग करता है? ऑप्शन ए है, थीम वाले छात्रावास विशेष रूप से रचनात्मक कला में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए है।
ये तो गलत है, विशेष रूप से बोल दिया। ठीक है। थीम वाले हॉस्टल विभिन्न देशों के छात्रों के लिए विशेष रूप से आवास प्रदान करते हैं। ये पूरी तरह से गलत है दोस्तों। थीम वाले विद्यालय एक विशिष्ट विषय या फोकस होता है जो साझा रुचि और शौक वाले छात्रों को पूरा करता है। ये ठीक है। थीम का मतलब एक किसी अलग प्रोफेशन में जिसका इंटरेस्ट और रुचि हॉबी होती है उनके लिए स्पेशल होता है। ठीक है। चलिए 135 पे आते हैं। इको फ्रेंडली हॉस्टल किसके लिए जाने जाते हैं? छात्रों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना। ये गलत है। इको फ्रेंडली की बात हो, छात्रों के लिए शानदार असाधारण सुविधाएं नहीं, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए स्थायी प्रथाओं को लागू करना। ठीक है, यही है इको फैमिली, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए स्थायी प्रथाओं को लागू करना। चलिए 36 आते हैं। अन्य प्रकार के छात्र छात्रावासों के विपरीत बैक पैम्पर छात्रावास की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए है बैक पैकर हॉस्टल केवल, देखिए केवल गलत कर देगा तुरंत दोस्तों। ठीक है, बैक पैकर हॉस्टल सीमित सुविधाएं प्रदान करते हैं और मुख्य रूप से बजट आवास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, ये सही है, बैक पेपर हॉस्टल। ठीक है, सीमित सुविधाएं बजट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 136 का आपका 20 सही है। अब आते हैं हम लोग 137 पे। मेडिकल छात्रों के लिए छात्रावास को एक मानक छात्रावास से क्या अलग करता है? देखिए ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, मेडिकल छात्रों के लिए छात्रावास चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों के बीच के करीब स्थित होते हैं। ये भी बात कंफर्मेशन में ठीक हो सकता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन, मेडिकल छात्रों के लिए छात्रावास को एक मानक छात्रावास से क्या अलग करता है? तो वहाँ की स्पेशलिटी क्यों दोस्तों नज़दीक होता है, हॉस्पिटल के नज़दीक क्यों होता है, मेडिकल कॉलेज के छात्रों का हॉस्टल? क्योंकि अर्जेंटली कभी कोई आवश्यकता ज़रूरत पड़े तो बच्चे तत्काल ट्रीटमेंट, कोई पेशेंट कोई घटना होती है तुरंत वहाँ पे जल्दी से जल्दी इमरजेंसी पीरियड में पहुँच सके। ठीक है, तो वही ऑप्शन आपका सही है। मेडिकल छात्रों के लिए छात्रावास चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों के बीच करीब स्थित होते हैं। ठीक है, आगे कुछ पढ़ना ही नहीं हमको। 138, वर्चुअल हॉस्टल को पारंपरिक हॉस्टल से क्या अलग करता है? अब 138 में देखिए, वर्चुअल हॉस्टल विशेष रूप से ऑनलाइन शिक्षण और दूरस्थ शिक्षा के लिए। गलत। वर्चुअल हॉस्टल छात्रों के लिए संबंधित वास्तविकता अनुभव प्रदान करते हैं। ये भी गलत। वर्चुअल हॉस्टल ऑनलाइन संचार और समुदाय निर्माण मंच प्रदान करते हैं। ये करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 139, भारत में छात्रावासों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रावासों का ऑप्शन ए है पर्यटकों के लिए आवास उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन है छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के लिए अस्थायी आवास की पेशकश। सी है आधिकारिक दौरों के दौरान सरकारी अधिकारियों को आवास देना। डी ऑप्शन है व्यावसायिक यात्रियों के लिए लग्जरी आवास की पेशकश। दोस्तों 139 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, छात्रों और कामकाजी प्रोफेशनल पेशेवर मतलब प्रोफेशनलों के लिए अस्थायी आवास की पेशकश। ठीक है, 139 का बी सही है। चलिए 40, शिक्षा के संदर्भ में छात्रावास मुख्य रूप से डिजाइन किए गए हैं। ऑप्शन है संकाय सदस्यों और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए, स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों के शैक्षणिक संस्थानों में मिलने जाते हैं। दोस्तों 140 का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 141 पे आइए। चलिए 141 है, भारत में छात्रों के लिए कई छात्रावासों की देखरेख और प्रबंधन के लिए कौन सी सरकारी निकाय या संगठन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए देखिए पर्यटन मंत्रालय, बी है इंडियन होटल रेस्टोरेंट, ये तो होगा ही नहीं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो दोस्तों 141 का आपका सी हो जाएगा यूजीसी। ठीक है, यूजीसी। चलिए आगे आते हैं 142, भारत में छात्रावास की अवधारणा किस ऐतिहासिक युग से मिलती है? इसको ऑप्शन देखिए, वैदिक काल में जो दोस्तों होता था ना, बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे घर से दूर, जंगल में, कुटी में, आश्रम में। ठीक है,
वही से संबंधित है, ठीक है। आइए 143 देखते हैं। कौन सा संगठन 1949 में स्थापित किया गया था और यह भारत के लिए सबसे पुरानी और सबसे बड़ी छात्रावास श्रृंखलाओं में से एक है? देखिए, इंडियन यूथ हॉस्टल एसोसिएशन, राष्ट्रीय छात्रावास निगम, भारतीय पर्यटन निगम, इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल फेडरेशन। तो 143 का सही उत्तर ए हो जाएगा, इंडियन यूथ हॉस्टल एसोसिएशन, IYHA। 144, आप किस शहर से प्रसिद्ध गांधी पीस फाउंडेशन हॉस्टल पा सकते हैं जो सामाजिक कार्यकर्ताओं और शोधकर्ताओं को आवास प्रदान करता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। 44 का आंसर ए हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है। 144। 145, भारत में जवाहर नवोदय विद्यालय सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय है जो मुख्य रूप से छात्रों की सेवा प्रदान करता है। शहरी, आदिवासी, ग्रामीण, विदेशी समाज से वंचित वर्ग। 145 का आपका उत्तर बी हो जाएगा, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र के, ठीक है। चलिए 146, मुंबई में युवा शक्ति मॉडल हॉस्टल निम्नलिखित में से किसके लिए आवास प्रदान करता है? ऑप्शन ए वरिष्ठ नागरिक, बी है स्ट्रीट बच्चे, सी विदेशी पर्यटक, डी है सरकारी अधिकारी। 146 का आपका सही उत्तर बी हो जाएगा, स्ट्रीट बच्चे, बच्चे झुग्गी झोपड़ी में सड़कों पे जो रहते हैं, ठीक है। आइए अब आप देखते हैं 147, बच्चों में भारत में बच्चों की देखभाल करने वाले शैक्षणिक संस्थानों में छात्रावासों के लिए नियामक दिशा निर्देश तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक सरकारी निकाय कौन सा है? अभी जस्ट पढ़े थे दोस्तों 2 मिनट पहले। तो बताइए कौन सी संस्था है जो हॉस्टल्स का जो है देख रेख करता है, दिशा निर्देश तैयार करता है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। जिम्मेदार प्राथमिक सरकारी निकाय कौन सा है? ठीक है, चलिए ऑप्शन 148 देखिए क्वेश्चन नंबर, नियामक दिशा निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के छात्रावासों में रहने के लिए बच्चों की अधिकतम आयु सीमा क्या है? 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। 148 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 18 वर्ष, ठीक है। चलिए 149, दिशा निर्देशों के अनुसार छात्रावास में बच्चों की देखरेख के लिए अनुशंसित कर्मचारी छात्र अनुपात क्या है? देखरेख के लिए, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन बताना है। पहला है 1:5, 1:10, 1:115, 1:20, यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो दोस्तों 149 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1। यहाँ पे हॉस्टल छात्रा बच्चों की देख रेख के लिए देखिए कितने कर्मचारी, तो 15 बच्चों पे 1 अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आते हैं 150 पे। दिशा निर्देशों के अनुसार छात्रावास क्षेत्र में प्रति बच्चे के लिए न्यूनतम स्थान की आवश्यकता क्या है? 3 वर्ग मीटर, 5 वर्ग मीटर, 7 वर्ग मीटर, 10 वर्ग मीटर। 150 का सही उत्तर सी हो जाएगा, 7 वर्ग मीटर, ठीक है। चलिए 151, दिशा निर्देशों के अनुसार प्रभावी पर्यवेक्षण और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए छात्रावास की अधिकतम क्षमता क्या होनी चाहिए? देखिए 50, 75, 100, 150। दोस्तों 151 का यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 152, बच्चों के लिए शैक्षणिक संस्थानों के छात्रावासों के लिए नियामक दिशा निर्देश भी निम्नलिखित की आवश्यकता पर बल देते हैं। ऑप्शन देखिए, ए है नियमित चिकित्सा जांच, बी है साप्ताहिक फिल्म स्क्रीनिंग, सी है वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव, डी है परिसर के बाहर साहसिक यात्राएं। दोस्तों 152 का ए सही हो जाएगा, नियमित चिकित्सा जांच, ठीक है। 153, छात्रावासों को छात्रावास क्षेत्र में उचित प्रकाश और वेंटिलेशन सुनिश्चित करना आवश्यक है। छात्रों में खिड़कियों के लिए अनुशंसित ऊंचाई क्या है? 1.5 फीट, 3 फीट, 5 फीट, 7 फीट। दोस्तों 153 का आपका सही उत्तर डी हो जाएगा, 7 फीट, ठीक है। 154, दिशा निर्देशों के अनुसार एक छात्रावास शयनागार, ठीक है, में अधिकतम कितने बच्चों को रहने के लिए अनुमति है? 6, 8, 10, 12। तो यहाँ पे आपका दोस्तों 154 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10, ठीक है। दिशा निर्देश प्रत्येक छात्रावास में एक नामित बाल संरक्षण अधिकारी की आवश्यकता पर जोर देते हैं। इस अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, बच्चों की सुरक्षा संरक्षण सुनिश्चित करना, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, बाल संरक्षण अधिकारी।
ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेना चाहिए। आप एक छात्रावास के वार्डन हैं, छात्र रन डांस करना चाहते हैं जिसमें ऐसे समय में बहुत सारा पानी बर्बाद होगा जब हर जगह सूखा है, आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? दोस्तों यहाँ भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। तो ऑप्शन में देखते हैं, छात्रों से बात करें उन्हें पानी बर्बाद किए बिना जश्न मनाने के लिए, ये बात अच्छी है, ठीक है। और यहाँ पे नाखुश होना, देखिए इनकार करना, भुगतान, ये सब हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। 157, आप एक छात्रावास प्रबंधक है, सेमेस्टर की शुरुआत में नए छात्रों को शामिल होने की उम्मीद है, ठीक है। क्या करेंगे? मौजूदा समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराएंगे, मौजूदा समस्याओं के बारे में अधिकारियों को अवगत कराएंगे, नए छात्रों के आने से पहले उन्हें ठीक कराने का प्रयास करेंगे। चलिए इसके आगे का ऑप्शन देखते हैं, सी वाला। चलो देखिए सी, देखिए अधिकारियों को प्रत्याशित और प्रचलित समस्याओं से अवगत कराएंगे और नए छात्रों के आने से पहले ठीक उन्हें करने का प्रयास करेंगे। तो 157 का आपका सी सही है दोस्तों, यही ऑप्शन। 158, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? नेतृत्व, योजना, मूल निर्धारण, स्टाफिंग। तो दोस्तों 158 का सही उत्तर सी हो जाएगा, मूल निर्धारण, ठीक है। 159 है, स्टाफिंग फंक्शन होना चाहिए दोस्तों। प्रबंधकों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल है? केवल शीर्ष, ये तो गलत है, पूरी तरह से गलत है, शीर्ष नहीं सभी होंगे। केवल मानव, नो, केवल सभी प्रबंधक, ठीक है। चलिए प्रबंधक का तो सभी होंगे साथ। 160 नंबर का क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में ABC का पूर्ण रूप क्या है? चलिए 160 का सही बताइए। ऑप्शन ए देखिए, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, यही आपका सही हो जाएगा, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ठीक है दोस्तों। 161, चलिए देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और। मानक संचालन प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है? प्रमुख प्रक्रियाओं का लगातार निष्पादन सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है, सही है। ये लिखा जाए, ये गलत सुधारा जा सकता है, लिखा जाए। देखिए क्या है ऑप्शन, प्रमुख प्रक्रियाओं को लगातार निष्पादन सुनिश्चित करना, ठीक है। चलिए 162 पे आते हैं, छात्रावास का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? 162 का बी हो जाएगा, वार्डन, ठीक है। दहन की हो सकता है, ईंधन, दहनशील पदार्थ, ताप, उपरोक्त सभी। 163 का सही उत्तर होगा डी, ठीक है दोस्तों, डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सब जलने वाले पदार्थ हैं या तत्व हैं या। चलिए दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, 40 मिनट का हो जाएगा वीडियो, ठीक है, पर्याप्त है। ज़्यादा लंबा दोस्तों आप लोग भी बोर हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे आप लोगों को। ज्वलन तापमान, आग लगने के लिए सबसे कम तापमान, आग लगने के लिए उच्चतम तापमान, कोई भी तापमान कोई नहीं। 164 का सही उत्तर ये हो जाएगा, आग लगने के लिए सबसे कम तापमान, ठीक है। ज्वाला का नीला क्षेत्र क्या है? 165 का आपका सही उत्तर सी हो जाएगा, सबसे गर्म, ठीक है। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन अब हम यही रोकते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों उसको अगली क्लास में हम पार्ट 4 बना के कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सभी साथियों का, और दोस्तों पढ़ते रहिए, धीरे धीरे हम एक बार सब पढ़ा लें, उसके बाद दोस्तों मैराथन की क्लास देंगे आपको, 500 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का, पॉक्सो का, ICT कंप्यूटर का चुनिंदा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, जो पूरी कंसेप्ट पे आपकी पकड़ मजबूत करेगा। अब जो पेपर आप देंगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो दोस्तों सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नाचेगा कि ये सर पढ़ाए थे, यही क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन पे ज़्यादा हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बाकी सबके पास बुक्स हैं, किताबें हैं, और जगह से पढ़ रहे हो आप लोग, पढ़ते रहिए, ठीक है। खुश रहिए सब लोग, मस्त रहिए, धन्यवाद।